नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। दानापुर में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के चलते आज से होने वाली सेना भर्ती बहाली स्थगित। 28 नवंबर से नए कार्यक्रम के तहत बहाली। राज्य में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के अंतर्गत अगले 5 साल में 5 लाख घरों का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा कि सुबह और शाम के समय राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहेगा। और राजगीर में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आज जापान से होगा। अब समाचार विस्तार से। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर में आज से शुरू होने वाली सेना भर्ती रैली के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। भर्ती रैली का आयोजन अब 28 नवंबर से जिलावार किया जाएगा। इस संबंध में बीआरसी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सेना की ओर से कहा गया है कि आर्मी में भर्ती के लिए बहुत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के शामिल होने की संभावना है। सभी इच्छुक उम्मीदवारों को अवसर मिल सके, इसके लिए तिथि बढ़ाई गई है और जिलावार भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जल्द ही सूचित किया जाएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के अंतर्गत अगले 5 साल में 5 लाख घरों का निर्माण कराया जाएगा। नगर और आवास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि प्रतिवर्ष 1 लाख आवास के निर्माण पर राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 से 30 तक इन आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। श्री नवीन ने कहा कि लाभार्थियों को केंद्र सरकार अब 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि भी देगी। इसके साथ ही अभिनव निर्माण तकनीक का उपयोग करने वाली परियोजनाओं में प्रति इकाई 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में प्रति वर्ग मीटर 1000 रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में तेजी लाने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में और अधिक लोगों से अपनी मां के सम्मान में एक पेड़ लगाने और धरती को चिरस्थायी बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि स्कूल संचालन अवधि में बच्चों के कोचिंग जाने पर पूरी तरह रोक है। उन्होंने कहा कि स्कूल के पठन पाठन के समय नामांकित बच्चे कोचिंग में पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के संवाद कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षकों को भी किसी भी सूरत में कोचिंग में पढ़ाना और उसके संचालन पर सख्त मनाही है कि कोई भी बच्चा जो सरकारी स्कूल में नामांकित है, स्कूल की अवधि में मतलब टीचिंग पीरियड में वो कोचिंग नहीं है। स्कूल के बाद अपना जाइए, अपना पढ़ाइए, अपना जो करना करिए। मैं तो बहुत सारे देखता हूँ कि सुबह बच्चे जाते हैं कोचिंग, फिर आते हैं स्कूल, या दिन में जाते हैं स्कूल जाते हैं और शाम को कोचिंग जाएंगे। तो शैक्षणिक जो हमारा टाइम टेबल निर्धारित है, फलाना टाइम से फलाना टाइम, अगर वो बच्चा वहाँ एनरोल्ड है तो उस स्कूल को छोड़ के वो कोचिंग नहीं जा सकता। और स्कूल के बाद वो कोचिंग जाए, स्वतंत्र है। और लेकिन जो सरकारी टीचर है वो कोचिंग नहीं पढ़ा, वो तो प्रतिबंधित वैसे ही है। प्राइवेट अपना रहे, टीचर है अपना पढ़ाएंगे। सरकारी टीचर का काम है कि जो स्कूल संचालित हो रहा है उसमें वो पढ़ाएगा और उसमें बच्चों को गाइड करेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से एक नए भारत की शुरुआत होगी। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि इसकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई है, जहां शिक्षा और ज्ञान का केंद्र आदिकाल से ही रहा है। श्री कोविंद कल सासाराम के जमुहार में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। सक्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन शिक्षा विभाग करेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इस बार के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को जिला का आवंटन समिति ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की काउंसलिंग भी शिक्षा विभाग कराएगा। अध्यक्ष ने कहा कि तृतीय सक्षमता परीक्षा 26 से 31 दिसंबर के बीच लिए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का परिणाम कल जारी किया गया है, जिसमें 65,716 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए 12 अंक का अपार आईडी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि 21 से 25 नवंबर तक स्कूलों में इस आईडी को बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश भेजे गए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका पर बल दिया है। श्री वैष्णव ने फर्जी खबरों से निपटने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया की जवाबदेही का आह्वान किया है।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो उनके कंटेंट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हों। वहीं सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि फेक न्यूज वर्तमान समय में एक बड़ी चिंता का विषय है। आयुष्मान वय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के दौरान 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने अपना नामांकन कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इनमें से लगभग 4 लाख नामांकन महिलाओं द्वारा किए गए हैं। इस कार्ड के जारी होने के बाद से 9 करोड़ रुपए से अधिक के उपचारों को अधिकृत किया गया है। राजगीर में खेले जा रहे महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आज अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में जापान से होगा। यह मुकाबला शाम 4:45 पर शुरू होगा। भारत ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार विजय का सिलसिला जारी रखते हुए चीन को कल 0 के मुकाबले 3 गोल से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की है। भारत की ओर से कप्तान सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और दीपिका ने एक एक गोल किया। इस जीत के साथ मेजबान भारतीय टीम 4 मैचों में 12 अंक हासिल कर पहले पायदान पर पहुंच गई है। उधर जापान ने अपने पिछले मैच में मलेशिया को 2-1 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पहली जीत दर्ज की। कोरिया और थाईलैंड के खिलाफ उनका मैच ड्रॉ रहा, जबकि चीन से उसे हार का सामना करना पड़ा। अन्य मैचों में चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से और मलेशिया का सामना थाईलैंड से होगा। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में संपन्न अंडर 14 बालक वर्ग हॉकी प्रतियोगिता में बक्सर ने खगड़िया को 3 गोलों से पराजित कर राज्य स्तरीय बालक हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कृषि योजनाओं की समीक्षा करने के बाद कहा कि राज्य में जीविका दीदियां भी कृषि कार्य में शामिल की जाएंगी। इसके साथ ही कृषि समन्वयक और कृषि सलाहकारों के पंचायत स्थित कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी जारी है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इधर विभाग ने पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, किशनगंज, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में अधिकांश स्थानों पर अगले 2 दिनों तक सुबह और शाम के समय अत्यधिक घना कोहरा छाये रहने की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा समेत कुछ अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान अन्य स्थानों पर भी घना कोहरा छाया रहेगा। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। प्रदेश का मौसम अगले 5 दिनों के दौरान शुष्क बना रहेगा एवं आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान सुबह के समय हिमालय की तराई के जिलों में बहुत घना कुहासा एवं उससे सटे जिलों में घना कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है, जबकि प्रदेश के शेष क्षेत्रों में हल्के स्तर का कुहासा अथवा धुंध सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि अवैध खनन की सूचना देने वालों को खनन विभाग बिहार योद्धा पुरस्कार देगा। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को स्वच्छ और सुचारू ढंग से चलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान ने विकसित बिहार 2047 का सर्वे शुरू किया है। इसके लिए विभाग ने आम लोगों से अपने विचार साझा करने का अनुरोध किया है। विभाग ने कहा कि 2047 में हमारा देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा। उसके लिए आम लोगों की आवाज और दृष्टिकोण आवश्यक है। स्मार्ट बिजली प्रीपेड मीटर के उपभोक्ता अगर निर्धारित क्षमता से अधिक बिजली की खपत करेंगे, इसके बाद भी उन्हें जुर्माना नहीं देना होगा। बिजली कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि इस आशय का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा गया है। आयोग के निर्णय के बाद 1 अप्रैल से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में निर्धारित लोड से अधिक खपत करने पर उपभोक्ताओं को 3 गुना अधिक जुर्माना देना होता है।
पश्चिम चंपारण जिले में जमीन के फर्जी कागजात बनाने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिले के बगहा 1 प्रखंड की सीओ नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि एक व्यक्ति की शिकायत पर जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है। सीओ ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में एक व्यक्ति सरकारी शिक्षक है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के पास से एक लैपटॉप, 2 मोबाइल और कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। राज्य के 5 पैक्सों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार सारण जिले के रामपुर, पूर्वी चंपारण के सिसवा सोबू और पकड़ी दीक्षित, नवादा के सोनसिहारी तथा दरभंगा के गोरोल पैक्स का चुनाव स्थगित किया गया है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दाखिल खारिज में देरी और अनियमितता बरतने के आरोप में पालीगंज और दानापुर के अंचलाधिकारियों पर 5-5 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपहरण कांड में एक आरोपी को एक पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सीतामढ़ी जिले की पुलिस ने 2 अपराधियों को देसी पिस्तौल और ब्राउन सुगर के 69 पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, आतंकी अपने घरों में डरने लगे। एक निजी मीडिया समूह के कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ा है। दैनिक जागरण ने पटना में बार-बार यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्रवाई को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 5,724 लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस किया जाएगा निलंबित। यातायात पुलिस ने परिवहन विभाग को भेजा प्रस्ताव। दैनिक भास्कर ने रेल पुलों पर लिखा है, पूर्व मध्य रेलवे 100 साल से भी अधिक पुराने 2,951 पुलों पर नॉर्मल स्पीड से दौड़ा रही रेलगाड़ियां। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में पुआल जलाने वाले 12,426 किसानों को 3 वर्षों तक नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। बीते साल 2,797 किसानों को योजना से किया गया था वंचित। दैनिक आज की सुर्खी है, दानापुर सेना भर्ती दौर में हंगामा, बेकाबू अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दानापुर में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के चलते आज से होने वाली सेना भर्ती बहाली स्थगित। 28 नवंबर से नए कार्यक्रम के तहत बहाली। राज्य में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 के अंतर्गत अगले 5 साल में 5 लाख घरों का निर्माण कराया जाएगा। उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा कि सुबह और शाम के समय राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहेगा। और राजगीर में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में भारत का मुकाबला आज जापान से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।